चलिए, आज की क्लास में लोग सोशल साइंस के एक अहम भाग राजनीतिक शास्त्र अथवा पॉलिटिकल साइंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया, हर एक चीज को पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका होता है, उसी से हम लोग पढ़ेंगे। कुछ मेहनत आप लोग को करना है और 75% मेहनत जो है हम आपको करवा के देंगे, यहीं पर क्लास में ही करवा। इससे पहले कि हम राजनीतिक शास्त्र के क्लास को प्रारंभ करें, ये बताइए कौन कौन पॉलिटिकल साइंस इससे पहले पढ़ा हुआ है? आप पढ़े हुए हैं? और कोई? कुछ कुछ पढ़ी है। चलिए, नाम कौन कौन सुना है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक शास्त्र का? तो दो व्यक्ति कुछ कुछ पढ़े हुए हैं, सही बात है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आखिरकार राजनीति क्या होती है, राजनीतिक शास्त्र क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। हम बेस से उठाएंगे। आप खड़े हो जाइए सर, बताइए राजनीतिक शास्त्र है क्या? कुछ भी बोलिए जो आपको समझ में आता है, आप जो बोलिएगा वो गलत नहीं है, हम आपको आश्वासन देते हैं। अच्छा ही बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ जाइए। आप बताइए राजनीतिक शास्त्र क्या है? बैठ जाइए। का 10% तक लगभग सही है, इन्होंने छोटा सा पॉइंट बताया है, इनका भी परिभाषा गलती का 70% तक सही है। एक माइनर पॉइंट उन्होंने छोड़ा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो परिभाषा है वो गलती है। क्यों गलती है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि राजनीतिक शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, अथवा राजनीति शास्त्र के पितामह कौन है? किसको किसको पता है राजनीति शास्त्र के पितामह कौन है? तो किसको पता है? किसी को नहीं पता है? हम बताते हैं। हम बेसिक लेवल से आपको ले चलेंगे। देखिए, ये जो राजनीतिक शास्त्र शब्द है, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इसमें कहा जाता है अंग्रेजी में। लेकिन जब आप पढ़िएगा अंग्रेजी को, अंग्रेजी के ग्रामर आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि अंग्रेजी अथवा इंग्लिश इज अ मिक्सचर लैंग्वेज। अंग्रेजी जो होती है वो विभिन्न प्रकार की भाषाओं के मिलने से बनी हुई एक भाषा। इसके जो जो पॉलिटिकल साइंस शब्द बना हुआ है, साइंस को हटा दीजिए, पॉलिटिकल जो शब्द बना हुआ है वो एक लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। किस भाषा के शब्द से? लैटिन भाषा के शब्द, अथवा कह लीजिए यूनानी भाषा। किस भाषा? यूनानी भाषा के शब्द पॉलिश से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पॉलिश। इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखा है। अब प्रश्न उठता है कि पॉलिश का अर्थ क्या होता है और किसने ये शब्द दिया। देखिए, जो जन्मदाता होता है उसे ही पिता कहा जाता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। जो जन्म देता है हमें वो पिता है। कहने का तात्पर्य कि पॉलिश शब्द जिसने सबसे पहले बार प्रयोग किया होगा वही पिता होगा। कौन होगा? वही पिता होगा। हमने कहा सही बात है। पॉलिश शब्द दिया किसने? तो यूनान के एक बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्री थे, दार्शनिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह थे, जिनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु साहब ने सबसे पहले हमारी समाज की गतिविधियों को देखा, शासन के देखिए, यदि हम प्रश्न उठाएं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कब आया, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा कब आई, तो आप कहिएगा कि जब न्यूटन साहब के ऊपर से जो है सेब का फल गिरा, उसके बाद उनके मन में गुत्थी आई और उस गुत्थी को जब उन्होंने सुलझाया तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी के पास एक बल होता है जो ऊपर से गिरने वाली वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब तक गुरुत्वाकर्षण बल को हमारे समक्ष लाया नहीं गया था, क्या तब तक, क्या उससे पहले गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था? था। वही बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि इससे पहले जब अरस्तु नहीं बताए थे, उससे भी पहले राजनीतिक शास्त्र था, लेकिन वहां तक किसी की सोच जा नहीं पा रही थी। शासन तो चल रहे थे, शासन के लिए नियम और कानून भी बनाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार इन सभी व्यवस्था को नाम क्या दिया जाए, इसके बारे में किसी को नहीं पता था, कोई सोच ही नहीं रहा था। लेकिन अंततोगत्वा जो है अरस्तु साहब ने इसके बारे में सोचा और इसको नाम दिया पॉलिस। क्या नाम दिया? पॉलिस। अब प्रश्न उठता है कि पॉलिस जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो यूनानी अथवा लैटिन भाषा का शब्द। अब ये पॉलिस का अर्थ क्या होता है? पॉलिस का अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। क्या होता है? नगर अथवा राज्य। सही बात है, नगर अथवा राज्य।
और देखिए राजनीति, नीति मतलब होती है व्यवस्था, क्या होती है? व्यवस्था। अब राजनीति के उत्पत्ति पर लेकर के चलते हैं। सबसे पहले नगर, अच्छा बताइए, जब नगर अथवा राज्य ही नहीं रहेगा तो राजनीति हो पाएगी क्या? कभी संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति में एक शब्द लगा हुआ है राज्य। क्या लगा हुआ है? राज्य। तो देखिए ध्यान से, राजनीति, अब राजनीति कैसे बना? आप लोग सुने भी होंगे, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स भी निकले हुए हैं। राज्य का तात्पर्य देखिए, ये राज्य है और ये राज है। राज्य का तात्पर्य होता है शासन। राज्य का तात्पर्य क्या होता है? शासन। जैसे राम राज, राम का शासन, समझ में आया कि? तो राज मतलब क्या होता है? शासन। और नीति का मतलब होता है व्यवस्था। क्या होता है? व्यवस्था। हमने कहा सही बात है। हमने कहा कि शासन करने की जो व्यवस्था होती है उसे ही राजनीति कहा जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यदि कहीं पर भी, आपने क्या बताया, फिर से खड़े होकर के बताइए तो। हाँ ठीक है, चलिए, इन्होंने सही बताया। किसी भी राज्य में जो नीति का संचालन होता है उसे क्या कहा जाता है? राजनीति कहा जाता है। एकदम सही बात है। यानी कि शासन को किस प्रकार से चलाया जाए, इसको पॉलिटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिटिक्स, राजनीति। कैसे चलाना है, उसमें झूठ बोलना है, साम दाम दंड भेद क्या लगाना है, कैसे भी करके हमको चुनाव जीतना है और सत्ता को हासिल करना है। जो आप लोग का बुक का पहला चैप्टर, उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखिए, एक बड़े हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज कहा करते थे, सरकार ना आंदोलन से डरती है, ना क्रांति से डरती है, सरकार केवल डरती है तो गिरने से डरती है। किससे डरती है? गिरने से। उसको गिरना नहीं है, उसको सत्ता हमेशा हासिल करना है। यही बेसिक सा सिद्धांत तो होता है। अभी देखिए ना, किसान आंदोलन हुआ था, बीजेपी का सरकार गिरा? कभी नहीं गिरा और कभी नहीं गिरेगा। कोई भी पार्टी है वो केवल गिरने से डरती है। उसे केवल सत्ता चाहिए, उसको केवल कुर्सी चाहिए, उसके बाद वो कुछ भी करने के लिए तैयार। राजनीति का मतलब केवल होता है नीतियों का संचालन अथवा शासन के लिए व्यवस्थित होना। लेकिन राजनीतिक शास्त्र क्या है? एक दिन हमने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि भौतिक और भौतिक शास्त्र में क्या अंतर होता है। इसी से लॉजिक लगा करके उसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। शास्त्र क्या होता है आपको समझाते हैं। अभी हम जितना भी बता रहे हैं वो कुछ भी शास्त्र नहीं कहा जाएगा। लेकिन यदि इन सभी तथ्यों को हमने आपकी कॉपी में, आपकी नोटबुक में, आपकी पुस्तक में लिखवा दिया और उसके बाद पुस्तक में लिखने के बाद उसका अध्ययन करते हैं तो उसे शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शास्त्र कहा जाता है। यानी कि जितने भी ज्ञान थे वो पहले भी हमारे समाज में व्याप्त थे, लेकिन जब तक शास्त्र, 6 शास्त्र बनाए गए, संस्कृत में बताएंगे, जब तक उनको कैटेगरी वाइज बांट करके लिखा नहीं गया तब तक उनको शास्त्र नहीं कहा जाएगा। यानी कि जितने भी सिद्धांत थे वो पहले भी भौतिक जगत में घटित हो रहे थे, लेकिन जब इनको पुस्तकों में ला करके रख दिया गया और तब हम उसका अध्ययन करने लगे, तब उसे भौतिक शास्त्र कहा जाने लगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। भले इसकी परिभाषाएं अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग हो, लेकिन यही वास्तविकता है। राजनीति का तात्पर्य है शासन का संचालन। राजनीति का तात्पर्य क्या है? शासन का संचालन। कैसे संचालन करना है वो भी हमको नहीं पता है, लेकिन यदि शासन के संचालन की एक एक विधियों को, संविधान आप लोगों ने देखा है ना, संविधान में क्या लिखा हुआ है, आगे चल के आपको आर्टिकल 19 बताएंगे, आर्टिकल 15 बताएंगे। देश में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने जुर्म किया तो उस स्थिति में उसका इंसाफ कैसे किया जाए। एक से की धाराएं बनाई गई है, 300 से अधिक धाराएं हैं, इतने सारे अनुच्छेद पड़े हुए हैं। वो सारे किस लिए हैं? देश के शासन के संचालन के लिए। हमने कहा कि जो विद्वानों के मन में पहले गुत्थियां थी कि ऐसे ऐसे देश चलाया जाना चाहिए, उसे संविधान में ला करके लिख दिया गया। कहां लिखा गया? संविधान में। और संविधान को हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? यानी कि लिखित अध्ययन हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब किसी भी चीज का लिखित अध्ययन होता है उसे ही शास्त्र कहा जाता है। मतलब कि राजनीति शास्त्र क्या हुआ? किसी भी देश के शासन के संचालन की व्यवस्था को, किसी भी देश के शासन की संचालन की व्यवस्था को लिखित रूप में जब हम अध्ययन करने लगते हैं तब उसे राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है। इन्होंने आधा उत्तर बताया, लिखित अध्ययन का इन्होंने जवाब नहीं दिया। जब तक लिखित अध्ययन न हो तब तक वो राजनीतिक शास्त्र नहीं कहा जाएगा। राजनीति वो संभव है, देश में शासन कैसे चलाना है ये राजनीति है, लेकिन शासन की चलाने की व्यवस्था को क्रमागत रूप से कहीं पर भी लिख दिया गया। इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम आज चले गए। मान लीजिए कि आप लोग के पास नोट्स रहेगा तो आप कहिएगा ना कि ये भैया पढ़ाए हुए थे, लो तुम इसको पढ़ लो, तो वो शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शास्त्र। लेकिन जब तक हम लिखवाएंगे नहीं तब तक वो शास्त्र नहीं कहा जा सकता है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि केवल जो संस्कृत है उसी में शास्त्र होते हैं तो आप गलती सोच रहे हैं, क्योंकि रसायन शास्त्र भी तो है, भौतिक शास्त्र भी तो है।
तो हर एक जगह पर शास्त्र होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। राजनीतिक शास्त्र, राजनीति क्या है? देश में शासन को चलाने की व्यवस्था को ही राजनीति कहा जाता है। बस हो गया, खत्म। राजनीतिक शास्त्र क्या है? देश में शासन के संचालन की व्यवस्था को यदि लिखित रूप में अध्ययन किया जाए, किस रूप में? लिखित रूप में अध्ययन किया जाए, तब उसे राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब फिर से हम लोग पीछे चलते हैं। राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पॉलिस। किस शब्द से? पॉलिस। अरे पुलिस से लॉजिक लगा लेना है, पॉलिस। देखिए लग रहा होगा कि पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉलिस है। क्या है? पॉलिस। जैसे राजनीति में ज्यादा पॉलिस मारे लालो नेता, समझ में कि ना? लॉजिक लगाइए तो कौन सा शब्द है? पॉलिस। क्या है? पॉलिस है। तो पॉलिस शब्द से देखिए, अरस्तु साहब भी मूर्ख नहीं थे, सही शब्द का प्रयोग किए हुए हैं यहाँ पे, पॉलिस। तो देखिए पॉलिस का अर्थ क्या होता है? नगर अथवा राज्य। क्या होता है? नगर अथवा राज्य। यानी कि उनका उद्देश्य ये था कि नगर अथवा राज्य में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं जो कि शासन से संबंधित है, देखिए शब्द से उसकी व्याख्या छुपी होती है, और यहीं पर टीचर की आवश्यकता होती है। नगर और अथवा राज्य का मतलब ये ना समझ लीजिए कि नगर अथवा राज्य। नगर अथवा राज्य का तात्पर्य उनका ये था कि नगर अथवा राज्य में जो शासन की व्यवस्था है, उस समय भी शासन चल रहा था। द्वापर में, त्रेता में, हर एक समय में शासन चला है। हर एक समय में महामंत्री रहे हैं, हर एक समय में सेना अध्यक्ष रहे हैं, हर एक समय में मंत्रिमंडल चलता है। आगे चल के आपको चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल क्या होता है। तो याद रखिएगा, नगर अथवा राज्य का तात्पर्य केवल नगर अथवा राज्य नहीं है। नगर अथवा राज्य का तात्पर्य उन सभी घटनाओं से है जो कि शासन से संबंधित हैं। और हम लोगों ने अध्ययन किया, यदि शासन की जब बात आती है तब उसे राजनीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीति। लेकिन उसी शासन को जब कि कहीं पर चलाने की व्यवस्था को कहीं पर लिख दिया जाता है, कहीं पर अंकित कर दिया जाता है, कहीं पर इंगित कर दिया जाता है, और उसे आगे परंपरागत रूप से बढ़ाया जाता है, तब उसे राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है। यानी कि यदि अब आपसे कोई पूछे कि राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, देखिए पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों में अंतर है। जो शासन करने के लिए जितने भी कार्य होते हैं, शासन को स्थापित करने के लिए जितने भी कार्य होते हैं, वो पॉलिटिक्स है। क्या है? पॉलिटिक्स, राजनीति है। लेकिन यदि उसी शासन को संचालित करने के लिए, उस शासन को चलाने के लिए एक शब्द में यदि लॉजिक से समझाएं, तो चुनाव जीते से पहले जातना होखेला ओकरा के राजनीति कहल जाला। आ चुनाव जीतला के बाद जब सरकार गठित होखेला, तो देश के चलावे खातिर जितना भी घटना होखेला ओकरा के राजनीतिक शास्त्र कहल जाला। कैसे कहा जाता है? तो सरकार कोई भी जब कार्य करती है, तो उसके पास एक आम आदमी के पास भी ये क्षमता होती है कि सरकार का विरोध कर सकता है। पीछे में विरोध हुआ था, जितनी भी घटनाएं हुई थी, किसान आंदोलन हुआ था ना जी, उसमें किसानों ने विरोध किया कि नहीं किया? ये क्या है? शासन की व्यवस्था है, ऐसा लिखा गया है। यदि सरकार कोई गलत कदम उठाए, चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का तात्पर्य लोगों का शासन, व्याख्या करेंगे, अगला टॉपिक यही आएगा। लोकतंत्र में लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने ही जो है सरकार का गठन किया हुआ है। बस यही तो बात है। तो इतना समझ लिए, चुनाव से पहले जो कुछ भी होता है, प्रपंच रचा जाता है, वो राजनीति है, पॉलिटिक्स है। चुनाव के बाद देश, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी का देश नहीं रह गया है, पूरे भारतवर्ष का देश रहा है, हर एक व्यक्ति का देश रहा है, तो उसे एक नियम और कानून के द्वारा जो है चलाना आवश्यक है, उसका संचालन करना आवश्यक है। इसके चुनाव के बाद जो भी होता है उसे राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि देश अपने मन से नहीं चलता है, देश कुछ बुनियादी नियमों और कानूनों के तहत चलता है। और वो नियम कानून कहां पर इंगित है? संविधान में। कहां पर इंगित है? संविधान में लिखे हुए हैं। तो चूंकि लिखित रूप में अध्ययन हो गया, तो वो क्या हो गया? राजनीतिक शास्त्र हो गया। क्या हो गया? राजनीतिक शास्त्र। चलिए स्टार बनाइए, ऊपर पहले हेडिंग डालिएगा, यदि यहाँ पे एक्टिव रहिएगा तो यहाँ पर आपका 100% क्लियर करवाने की कैपेसिटी हमारे पास है, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं। आपका ललाट पढ़ के समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है। कि हम विद्यार्थी हैं, टीचर रहते गुरु बन के पढ़ाने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको भी हमको भी। इतना समझ जाइए। देखिए ऊपर हेडिंग बनाएगा सबसे पहले राजनीतिक शास्त्र, कम बेस से उठाया है। लो। देखिए और चाहिए क्या? क्या हुआ? ये नहीं है? चलो लिखो, राजनीतिक शास्त्र ऊपर हेडिंग डालिएगा, नीचे स्टार बना के लिखिएगा राजनीतिक।
तो दीजिए। देखिए, देश में देश में शासन के संचालन की व्यवस्था को देश में शासन के संचालन की व्यवस्था को देश में शासन के संचालन की व्यवस्था को यदि लिखित रूप में अध्ययन किया जाए यदि लिखित रूप में अध्ययन किया जाए लिखित रूप में अध्ययन किया जाए तब उसे राजनीति शास्त्र कहा जाता है। तब उसे राजनीति शास्त्र कहा जाता है। ऐसे कॉपी पे बनाइए, बीचों बीच बनाइए राजनीति। राज्य का तात्पर्य है शासन। राज्य का तात्पर्य क्या होता है? शासन का अर्थ होता है व्यवस्था, और शास्त्र का अर्थ होता है लिखित अध्ययन। अब ग्राफ के जरिए आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। किसी भी देश में शासन की व्यवस्था को लिखित रूप में अध्ययन करना राजनीति शास्त्र कहलाता है। बस एक ग्राफ अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए, राजनीति शास्त्र का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। किसी भी देश में शासन के संचालन की व्यवस्था को लिखित अध्ययन किया जाए तब उसे हम लोग राजनीति शास्त्र कहते हैं। बस खत्म, टाटा बाय बाय। नोट 1 बना के लिखिए। एग्जाम में हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजनीति शास्त्र के जनक कौन है, नहीं तो पूछेगा नहीं, लेकिन बेस आपका क्लियर रहे इसलिए आपको बता दे रहे हैं। आगे भी तो आप लोग को पढ़ना है, यही तक तो सीमित नहीं है। आप लोग कोई भी तैयारी करिए, क्वेश्चंस पूछते हैं राजनीति शास्त्र। देखिए जीके जीएस की जब आप तैयारी करने चलिएगा तो पूछता है कि बताइए पॉलिटिकल साइंस शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, कौन सा शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, कौन इसके जनक है। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर नोट 1 बना के लिखिए। देखिए, राजनीति शास्त्र राजनीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति यूनानी यूनान एक देश का नाम है। यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस हुई है। पहला नंबर आ गया। आखिरकार पॉलिटिकल साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई। लॉजिक याद रखना है, राजनीति में लोग चुनाव से पहले पॉलिस मारता है लोग, यही जो है पॉलिस है। नोट 2 बनाइए। नोट 2 बनाइए। पॉलिस का अर्थ नगर अथवा राज्य होता है। पॉलिस का अर्थ नगर अथवा राज्य होता है। नोट 3 देखिए, चूंकि चूंकि पॉलिस शब्द
अरस्तु ने दिया है। अतः यह राजनीति शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते। पॉलिश शब्द जो है वो अरस्तु साहब ने दिया है, इसलिए वो राजनीति शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते। तो इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं? शुरू से चर्चा कर लेते हैं। राजनीति शास्त्र क्या है? राजनीति शास्त्र को यदि शुरू से देखें तो राज का अर्थ होता है शास्त्र, नीति का अर्थ होता है व्यवस्था, और शास्त्र का अर्थ होता है लिखित अध्ययन। अर्थात कि किसी भी देश में शासन के संचालन की व्यवस्था को यदि लिखित रूप में अध्ययन किया जाए तब उसे राजनीति शास्त्र कहा जाता है। राजनीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? यूनानी। किस भाषा? लैटिन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनानी भाषा को अंग्रेजी में जो लैटिन कहा जाता है, तो यूनानी कहिए अथवा लैटिन कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। किस शब्द से हुआ है? पॉलिस। किस शब्द से हुआ है? पॉलिस। और पॉलिस का अर्थ क्या होता है? नगर अथवा राज। क्या अर्थ होता है? नगर अथवा राज। तो और इन शब्दों को किसने दिया है? अरस्तु ने। किसने दिया है? अरस्तु ने। इसीलिए यदि कोई प्रश्न पूछे कि राजनीति शास्त्र के जनक जो है वो किन्हें कहा जाता है, तो क्या कहेगा? अरस्तु को। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब जब राजनीति की बात आती है खास करके भारत में, तो एक शब्द आता है लोकतंत्र। क्या आता है? लोकतंत्र। किसको किसको पता है लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र किसको किसको पता? नहीं पता है? डरना नहीं है, बता सकती हैं? क्या बताइए, भी बताइए। किसने कहा था ये? आप ही बताइए। बहुत सुंदर। और कोई बोला था जी? बहुत सुंदर। एक तो शब्द है, लेकिन हम समझाते हैं शाब्दिक व्याख्या क्या होती है। देखिए, लोक का अर्थ होता है लोग। क्या होता है? लोक का अर्थ लोग। लोग अथवा होता है जनता। क्या अर्थ होता है? जनता। देखिए, तंत्र, तंत्र का अर्थ व्यवस्था भी होता है। तंत्र को जैसे में कि यदि हम बात करें, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी का तंत्र, सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा से जो बनने वाला तंत्र है उसे क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। यानी कि तंत्र को अंग्रेजी में सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। क्या सही बात है? और सिस्टम को हिंदी में व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवस्था। क्या सही बात है? तो वैसी व्यवस्था जिसका, अच्छा देखिए एक और चीज है, लोकतंत्र एक सवाल पूछता है, बड़ा भी सवाल है कि लोकतंत्र का प्रयोग कहां पे होता है? तो लोकतंत्र का प्रयोग शासन के संचालन में होता है। कहां पर होता है? शासन के संचालन में। राजतंत्र, इससे पहले लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र। यानी कि राजा का शासन। राजतंत्र का तात्पर्य क्या है? राजा का शासन। तो लोकतंत्र का लोक का अर्थ होता है जनता, और तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था। लेकिन कैसी व्यवस्था? ये व्यवस्था जो इस शासन की है, कैसी है? शासन की। हमने कहा क्या है लोकतंत्र का परिभाषा? वैसी व्यवस्था जिसमें शासन का संचालन किसके द्वारा होता हो? जनता के द्वारा होता हो, उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। आप सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। और लोकतंत्र बताने का हमारा उद्देश्य यही है, जैसे कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया कि लोकतंत्र की सकारात्मकताओं और नकारात्मकताओं का व्याख्या करें। यानी कि लोकतंत्र से हमें क्या फायदा है और लोकतंत्र से हमें क्या क्या हानियां हैं। अब ऐसा प्रश्न पूछने लगा तो आप क्या करिएगा? आपको तो केवल पता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो इस स्थिति में घबराना नहीं। आप लोग को ऐसा आंसर राइटिंग का हम कला सिखाएंगे। कला है, पूरा गेम है। यदि गेम की तरह इसको खेलिएगा तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप पढ़ने लगिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अभी आप लोग को समझ में आ रहा है ना राजनीति शास्त्र का है? कठिन नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं हो। मैथ को जैसे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैथ को जैसे आप लोग गेम की तरह खेलते हैं वैसे इसको भी खेलना है, बस हो गया। एक पजल है और इस पहेली को समझाइए। और देखिए बता दे रहे हैं आपको, शब्द की अपनी व्याख्या होती है। हम परिभाषा सुना रहे हैं आपको, शब्द को ही तो तोड़ के बता रहे हैं, परिभाषा अपने आप आ जा रही है। यही वास्तविक तरीका है।
हम लोग को जब गुरुजी पढ़ाते थे तो बताते थे एक ऊर्ध्वाधर तरीके से एक क्षैतिज वितरण, यही पैटर्न हम लोग को पढ़ने का था। पहले डेट में डुबकी लगाना है और उसके बाद ऊपर से सतह में आपको आंसर राइटिंग की कला हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आंसर लिखा जाए। अब अभी आपसे प्रश्न पूछ दिया कि लोकतंत्र की सकारात्मकताओं और नकारात्मकताओं की व्याख्या करें, तो आप नहीं कर पाइएगा। जिस दिन ये बुक खत्म होगा उस दिन जैसा भी हम तोड़ ममोड़ के क्वेश्चन लाएंगे, आपके पास ये कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी कि आप हर एक क्वेश्चन को आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा। कैसे? तो कभी आप लोग को क्लास में अपने चेलवन के लेके देखिए लोग कैसे है, हम पढ़ा दिए उन लोगों को। आज जिस दिन बुक आपको खत्म हो जाएगा, आपके अंदर से तो पहले डर निकलना चाहिए। हर एक व्यक्ति से बुलवा के जाएंगे यहाँ से, देखिएगा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो खड़ा होकर बोलने की उसके अंदर क्षमता नहीं होगी। इतना कैपेसिटी, इतना गट्स के साथ कहते हैं कैसे कि हम उलू दूध पढ़ाई नहीं की पढ़ ले और फाइट लागल बा, हम डांटा से नहीं की पिटाई, तबड़ाक से पिटाई बनी, जब चटकन लागल तो बुद्धि अपना मन ही खुल जाए। समझ में कि ना? देखिए ध्यान से, लोकतंत्र होता क्या है? शब्द आपने देखिए, लोक का अर्थ होता है लोग, जनता, तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है? शासन की। कैसी है? शासन की। यानी कि वैसी व्यवस्था जिसके द्वारा कौन शासन करता हो? जनता शासन करता हो। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। अर्थात कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा शासन किया जाए। लोगों के द्वारा शासन कैसे किया जाता है? देखिए, शासन का मतलब होता है कोई कार्य को नेतृत्व करके चलाना। देखिए, सबसे बड़ा चीज है लोकतंत्र। यदि कोई पूछे कि लोकतंत्र कैसे प्रूव्ड होता है, लोकतंत्र कैसे सिद्ध होता है, कैसे आप लोकतंत्र को कहिएगा कि ये लोकतंत्र ही है? लोकतंत्र में देखिए, कहीं पर भी यदि एक शब्द आ गया तो समझिए कि वहां पर लोकतंत्र कायम है। वो शब्द है चुनाव। क्या है? चुनाव। यदि कहीं पर भी चुनाव नहीं होते हैं तब तक वो लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न उठता है कैसे? चुनाव में वोट देने कौन जाती है? यदि जनता वोट ना दे तो सरकार बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। तो बताइए, लोगों का शासन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यानी कि यदि आज नरेंद्र मोदी हैं तो कल हटेंगे तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? जनता होगी। कौन होगी? जनता। आज मान लीजिए कि कोई भी सरकार है, यदि वो अच्छा काम नहीं करेगी तो उसको हटाने के लिए कौन उत्तरदायी हो सकती है? जनता। तो किसका शासन हुआ? जनता का। बेसिक सा बात है। यानी कि यदि चुनाव ना हो तो कहीं पर भी लोकतंत्र आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, क्योंकि लोकतंत्र आता है लोगों का शासन, और लोगों का शासन तभी संभव हो सकता है जब शासन में लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। जब तक देखिए, मान लीजिए कि क्रिकेट खेलने के लिए गए आप, और तब तक आप क्रिकेट टीम के एक हिस्सेदार नहीं हैं जब तक आपको उस टीम में चयनित नहीं किया गया हो। मान लीजिए कि देखिए, ऐसा होता है 11 गो प्लेयर खेले ले, लेकिन कुछ प्लेयर जो होते हैं वो बाहर भी बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? यदि कोई चोटिल हो गया तो इस स्थिति में उसको क्या किया जाएगा? अंदर ला करके उसके स्थान पर जो है वो हटा दिया जाए। लेकिन मान लीजिए कि आपको साफे बाहर कर दिया जाएगा, आपको नहीं खिलाया जाएगा, तब तक आप जो है उसके भागीदारी नहीं है। जनता केवल जो है चुनाव में ही भागीदार, दो ही स्थान है जहां पर जनता भागीदारी निभाती है। पहला नंबर चुनाव। पहला नंबर क्या होता है? चुनाव। शासन के संचालन के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सरकार। और सरकार तभी बनेगी जब क्या होगा? चुनाव। और चुनाव तभी होगा जब जनता क्या देगी? वोट देगी। क्या देगी? वोट देगी। यानी कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो चुनाव है, और चुनाव के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो जनता है। कौन है? जनता। यानी कि लोकतंत्र इक्वल टू चुनाव, और चुनाव इक्वल टू क्या हो जाएगा? जनता। क्या हो जाएगा? जनता। बस। यदि कोई पूछे कि किस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं कि लोकतंत्र लोगों का शासन है, तो स्थिति में आपको जवाब देना है कि लोकतंत्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है, प्रश्न आप पूछ लीजिए उनसे कि क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य होता है, कि बुद्धि थर्राने लगेगी। जबकि असली उत्तर होगा चुनाव। क्या होगा? चुनाव। क्योंकि लोकतंत्र नहीं है तो अच्छा, दूसरा का स्थान क्या होता है? जब कभी भी सरकार कोई कदम उठाती है जो कि गलत होता है तो कौन सामने आता है? जनता। कौन सामने आता है? जनता। यानी कि जनता ये याद दिलाती है कि आप ये भूल रहे हैं कि आपको गद्दी पर बैठाने वाला कौन है? हम ही हैं। इसीलिए अब्राहम लिंकन साहब ने कहा है कि लोगों के द्वारा और किसके लिए? लोगों के लिए ही शासन है। बड़ा व्यापक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। लोगों का मतलब कि शासनो हमनिए का, लोगों के द्वारा। शासन का संचालन किसके द्वारा होगा? लोगों के द्वारा। और किसके लिए होगा? लोगों के लिए होगा। यानी कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? लोग। तो लोकतंत्र की परिभाषा ये हुई, व्याख्या इधर चली गई,
व्याख्या को नहीं लिखवाया जाता है, परिभाषा को लिखवाया जाता है। लेकिन कोई यदि पूछे कि लोकतंत्र कैसे सिद्ध होगा, तो आप बताइएगा कि लोकतंत्र जो होता है वो चुनाव से सिद्ध होता है, और चुनाव जो होता है वो जनता के द्वारा सिद्ध होता है। अर्थात कि लोकतंत्र का सीधा साधा संबंध किससे है? जनता से। किससे है? जनता से है। यदि कोई कहे कि देखिए लोकतंत्र तो ठीक है, सही बात कर रहे हैं, सरकार तो लोकतंत्र में लोग का नहीं रहता है, सरकार तो किसी एक पार्टी की रहती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र है? इसलिए इतना बता रहे हैं ताकि आप यदि खड़े हो जाए तो जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछा है उसको यह मानना पड़े कि हाँ भाई, हमने किसी गलत व्यक्ति से प्रश्न नहीं पूछा है, ऐसे व्यक्ति से प्रश्न पूछा है जिसके पास वास्तव में उत्तर है। नहीं तो लोकतंत्र लोगों का शासन है तो कोई कह देगा, घूमता फिरता कोई भी कह सकता है। तो अब हम पॉइंट पर आते हैं। लोकतंत्र का तात्पर्य क्या होता है? वैसी व्यवस्था जिसमें शासन का संचालन कौन करता है? जनता करती है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। बस खत्म, टाटा बाय बाय खत्म। राहुल गांधी का टाटा बाय बाय खत्म, सब समाप्त हो गया। चलिए स्टार बना के लिखिए लोकतंत्र। बहुत बेसिक चीज है ये, यदि नहीं क्लियर हुआ आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने में कोई सक्षम नहीं हो पाएगा। अब स्कूल में जाइएगा, जो सर जी या गुरु जी पढ़ाएंगे वो आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक्स आपके क्लियर हैं। जल्दी नोट करिए। वैसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था इसमें शासन का संचालन चुनावी प्रक्रिया की सहायता से, चुनावी प्रक्रिया की सहायता से, चुनावी प्रक्रिया की सहायता से, चुनावी प्रक्रिया की सहायता से जनता करती हो, जनता करती हो, जनता करती हो, तब उसे लोकतंत्र कहा जाता है। अब आपको देखिए एक एक चीज समझ में आए। चैप्टर का नाम देखिए, पहला पार्ट जब आप लोग पढ़ने चलिएगा तो चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर का नाम क्या है? सब लोग बोलेगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब 1 मिनट लगेगा और अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र का तात्पर्य क्या होता है? लोगों का शासन। सत्ता क्या होता है अब आपको समझाते हैं। लोकतंत्र को यदि कायम करना है तो एक आपको कार्य करना होगा, वो करना होगा चुनाव। क्या करना होगा? चुनाव। हमने कहा सही बात है। और चुनाव में जो जीतता है क्या करता है? जीतता है, उसी के हाथ में सत्ता जाती है। सत्ता का मतलब होता है सरकार। क्या अर्थ होता है? सरकार। देखिए, लोकतंत्र यदि आपको कायम करना है तो चुनाव करवाना होगा। क्या करवाना होगा? चुनाव। चुनाव में कोई ना तो कोई जीतबे करेगा, जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा। क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। और उसी के हाथ में सत्ता जाती है। क्या जाती है? सत्ता। यानी कि शासन को संचालन करने की जो शक्ति आती है वो चुनाव में जीतता है उसके पास ही जाती है। यानी कि हम आपसे पूछे कि बताइए केंद्र सरकार सरकार की सत्ता किसके पास है, तो आप क्या कहिएगा? बीजेपी के पास। किसके पास है? बीजेपी। क्योंकि देखिए आगे चल के पढ़िए कि चुनाव कोई भी नहीं लड़ सकता है, कोई राजनीतिक पार्टी ही चुनाव लड़ सकती है। राजनीतिक पार्टी का गठन भी विशिष्ट तरीके से होता है, उसका अपने नियम और कानून होते हैं। जब तक आपके नियम और कानून नहीं है तब तक आप राजनीतिक पार्टी नहीं बन सकते हैं। वो आप लोग को 12th क्लास में पढ़ना। यदि आपसे कोई पूछे कि केंद्र सरकार की सत्ता पर कौन विराजमान है तो क्या कहिएगा? बीजेपी। कौन विराजमान है? बीजेपी। क्योंकि सरकार अभी बीजेपी ने चला रही है, तो इसलिए एग्जाम्पल आपको दे दिए। तो सरकार, सत्ता का मतलब हुआ चुनाव जीत करके शासन का संचालन। और साझेदारी का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना। साझेदारी का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर कार्य करना। आप देखिए आपको समझा देते हैं। जब लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया द्वारा कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में जीत करके, साझेदारी का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना। क्या करना? मिलजुल। लेकिन कैसे मिलजुल कर कार्य करेगी? अब आपको 2-3 शब्द बताते हैं। आप लोग सुने होंगे विदेश मंत्रालय।
ऊर्जा मंत्रालय। जो आरा है, आरा क्षेत्र के जो सांसद है आर के सिंह, आदरणीय आर के सिंह जी, वो ऊर्जा मंत्रालय उनका, बिजली विभाग जो बाटे। उसके बाद गृह मंत्रालय आप लोगों ने सुना होगा, उसके बाद वस्त्र मंत्रालय सुना होगा, उद्योग मंत्रालय सुना होगा, रक्षा मंत्रालय सुना होगा, रेल मंत्रालय। तो ये साझेदारी जो है, ये मिलजुल कर जो कार्य किया जाता है वो कैसे किया जाता है? एक शब्द आता है मंत्रिमंडल। क्या आता है? मंत्रिमंडल। जब तक मंत्रिमंडल नहीं आएगा तब तक मिलजुल कर कार्य होगा नहीं। अब आपसे प्रश्न पूछते, बताइए कि जो देश में शासन संचालन करते हैं वो केवल बिहार के ही होते हैं? नहीं। वो यूपी के ही होते हैं? नहीं। वो दिल्ली के ही होते हैं? नहीं। वो 2800 राज्य के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। उनके धर्म अलग होते हैं, उनकी जातियां अलग होती हैं, उनके भाषा अलग होते हैं, उनके रंग रूप अलग होते हैं, लेकिन वो मिलजुल कर कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? तो लोकतंत्र जो है वो मिलजुल करके कार्य करना ही बताता है, और ये जो सिद्ध करता है वो मंत्रिमंडल नामक शब्द सिद्ध करता है। यानी कि जब लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया के द्वारा कोई भी पार्टी जीत करके मंत्रिमंडल के तहत कार्य करती हो, किसके तहत कार्य करती हो? मंत्रिमंडल के तहत कार्य करती हो, तब उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। फिर से सुनिए, लोकतंत्र का शब्द लोकतंत्र ही रहने देना है, यहाँ पर व्याख्या नहीं करना है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र में जब लोकतंत्र में जब चुनावी प्रक्रिया के द्वारा कोई भी राजनीतिक पार्टी जीत करके जाती है, तो वो चुनावी पार्टी जीत करके जाती है तो मंत्रिमंडल के तहत कार्य करती है। किसके तहत? मंत्रिमंडल शब्द आते ही आपको समझ जाना है कि मिलजुल करके कार्य करना, क्योंकि मंत्रिमंडल में किसी एक राज्य, किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, लेकिन वो सभी मिलजुल करके देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए? देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? साझेदारी कहा जाता है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है? तो लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया द्वारा जीत कर जाने वाली राजनीतिक पार्टियां जब मंत्रिमंडल के तहत कार्य करती हैं, इस पूरी व्यवस्था को ही, इस पूरी घटना को ही जो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। आगे चल के आप देखिएगा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली, मतलब कि कैसे कैसे शासन संचालित होता है, कैसे कैसे कार्यवाही चलती हैं, दूसरा चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है, तो यहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा। मतलब कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है यह आपको समझना है। लोकतंत्र मतलब कि लोगों का शासन। लोगों का शासन तभी हो सकता है जब चुनाव होगा। क्या होगा? चुनाव होगा। चुनाव में भागीदारी कौन निभाता है? तो राजनीतिक दल। कौन सा? राजनीतिक दल। और राजनीतिक दल चुनाव में जब लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो स्थिति में कोई ना तो कोई विजयी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब विजयी होता है तो राष्ट्रपति उसको आमंत्रित करते हैं, आइए आप अपनी सरकार बनाइए। और जब वो सरकार बनाता है तो सबसे पहले उसका कार्यक्रम जो होता है वो मंत्रिमंडल को गठन करने का होता है। उसका शपथ ग्रहण होता है। क्या होता है? शपथ ग्रहण। सभी लोग को बड़ी सभा आयोजित की जाती है, सबको सबके समक्ष शपथ दिलवाया जाता है कि आप देश की जो अक्षुण्णता है उसको कायम रखेंगे, देश की जो अखंडता है उसको आप क्या करेंगे? कायम रखेंगे। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या है? एक लाइन में समझिए, मस्तिष्क में बैठाइए। लोकतंत्र में जब चुनावी प्रक्रिया द्वारा कोई भी राजनीतिक पार्टी जीत करके जाती है, तो यदि वह मंत्रिमंडल के तहत कार्य करती है, तब उसे ही लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। लोकतंत्र का तात्पर्य जनता के शासन से है, सत्ता का तात्पर्य चुनाव से है, और साझेदारी का तात्पर्य मंत्रिमंडल से है। तीन शब्द याद रखिएगा, लोकतंत्र, चुनाव, मंत्रिमंडल, और बीच में जो कूदता है वो नेता लोग। नेता लोग के काम बीच में कूदे के होखबे करेला। तारा करे कोनो शुभ काम होखी तो दौड़ के आई लो, अशुभ काम होखी तो वहीं दौड़ के आई लो। बीच में कूदने वाला कौन है? राजनीतिक पार्टी। कौन है? अब देखिए कैसे आपको पैटर्न समझाते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया में, अब राजनीतिक पार्टी यहाँ पे कूद और यहाँ से आगे तक चलता है। लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया में जब कोई भी पार्टी चुनाव जीत करके मंत्रिमंडल के तहत कार्य करती है, तब उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। सुन लीजिए, लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया के द्वारा, लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया के द्वारा जब कोई भी पार्टी चुनाव जीत करके मंत्रिमंडल के तहत कार्य करती है, तब उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। आगे ग्राफ बनवा देंगे, चलिए स्टार बना के लिखिए। सवाल बहुत वीवीआई है, ये पूछता है एग्जाम में कि लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सवाल पूछता है और ये जो है बहुत वीवीआई सवाल है, इसलिए इसको क्लियर करिएगा। चलिए लिखिए,
चार बना के लिखना है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पाठ एक ऊपर जरूर लिख लीजिए, यहाँ से आप लोग का चैप्टर चालू हो गया। देखिए, लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था में देखिए, लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था में लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था में जब कोई भी पार्टी जब कोई भी पार्टी जीत कर शुरू से बता दे रहे हैं, लोकतंत्र जैसी शासन व्यवस्था में जब कोई भी पार्टी जीत कर मंत्रिमंडल के तहत कार्य करती है, मंत्रिमंडल के तहत कार्य करती है, मंडल के तहत कार्य करती है, तब उसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। तंत्र को ग्राफ उतार लीजिए, ग्राफ के तहत आपको क्लियर। लोकतंत्र का तात्पर्य लोकतंत्र से समझ लीजिएगा, सत्ता उसकी, देखिए पूछ देगा कि सत्ता किसको मिलती है, जो पार्टी चुनाव में जीतती है उसे ही सत्ता मिलती है। और सत्ता मिलने के बाद मंत्रिमंडल का गठन होता है। कि आप लोग न्यूज से संबंधित होंगे, न्यूज से जुड़े हुए होंगे, आपको पता होगा कि किस प्रकार से कार्यवाही चलती है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, सिद्धांत सबके अलग अलग होते, सिद्धांत एक ही होते हैं, परिभाषाएं सबकी अलग अलग होती हैं। तो आपके जो गुरु जी पढ़ाए हैं उसको हम गलती नहीं कह रहे हैं, हमारे सिद्धांत अपने हैं, अपने तरीके से। और तीन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस कुछ क्लियर कीजिए अथवा ना कीजिए, ग्राफ को क्लियर कीजिए। और एक बार आपको बता दे रहे हैं, भूल कर भी हमारी परिभाषा लिखने के चक्कर में ना लगिए। आप रटन तुत होता है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रट लीजिए। यदि आपको रटने में प्रॉब्लम है, आप समझने का प्रयास कीजिए, आप कोई भी परिभाषा लिखिएगा, हम मानने के लिए तैयार है यदि वो सही हो। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप सोचते हैं कि जो लिखवाया गया वही हम लिखेंगे, आप गलत सोचते हैं। आपके मन में जैसे जैसे प्रश्न उठेंगे, उसके उत्तर जैसे जैसे आते जाएंगे, आपकी नई परिभाषाएं बनती जाएंगी, उन परिभाषाओं को लिखना। कोई आवश्यक नहीं कि हमारी परिभाषा लिखे, क्योंकि परीक्षा में भी लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो एग्जाम आपसे आग्रह कर रहा है, एग्जामिनेशन बोर्ड आपसे आग्रह कर रहा है कि आप अपने शब्दों में उत्तर दे। तो प्रयास कीजिएगा कि हम अपने तरीके से परिभाषाओं को गढ़ने का प्रयास करें। बुक का भी कुछ परिभाषा उठा लीजिए, यहाँ से भी परिभाषा उठा लीजिए, अपने गुरु जी का भी परिभाषा उठा लीजिए, एनालिसिस कीजिए, कुछ लोगों से प्रश्न पूछिए, बताइए इसका आपके अनुसार परिभाषा क्या होना। उसके बाद जो परिभाषा बनेगा वो ब्रह्मास्त्र होगा। आगे चलते हैं। एक शब्द आता है संविधान, क्या आता है? संविधान। कब से हम लोग रटे जा रहे हैं कि लोकतंत्र में जो व्यवस्था होती है वो किसी लिखित दस्तावेज के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? लिखित दस्तावेज के द्वारा। प्रश्न उठता है संविधान किसे, किसको किसको पता? संविधान किसको नहीं पता है? देखिए संविधान क्या होता है अभी आपको बताया ना। देखिए सीधा साधा लॉजिक है, क्लियर कर लेना है।
देश के शासन की व्यवस्था को जिस लिखित दस्तावेज के द्वारा चलाया जाता है, देश की शासन की व्यवस्था को जिस लिखित दस्तावेज के द्वारा चलाया जाता हो, उसे ही संविधान कहा जाता है। यदि हम आपसे प्रश्न पूछे, बताइए कि संविधान जो है वो क्या है, तो एक प्रकार की बुक है। क्या है? बुक है। बुक के अलावा और कुछ नहीं है। और हमने आपको बताया कि शास्त्र जो होता है वो लिखित अध्ययन को ही शास्त्र कहा जाता है। देश के शासन के, हमारे देश की जो शासन है, हमारे ही देश में नहीं बल्कि विश्व के बड़े बड़े देशों में जो संविधान लागू होता है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है। ये संविधान में अलग अलग प्रकार की धाराएं लिखी हुई हैं, अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद लिखे गए हैं, अलग अलग प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें आगे आपको 2 आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, 2 अनुच्छेद पढ़ाएंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप कहीं पर भी गए और आपको रोक दिया गया कि नहीं, आपको कार्य करने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो उन आर्टिकल्स का एक बार हमारा चेला था पिछले क्लास में, बैंक में गया था, उसको रोक दिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपसे सीनियर है, लेकिन इन आर्टिकल्स का प्रयोग करके आप कहीं पर भी, आपको कहीं पर भी कोई रोकता है, आप कहिए हमारे पास आर्टिकल 19 है कि नहीं है। मान लीजिए कि आप कोई वहां पे घूस ले रहा है, आप उसका वीडियो बना रहे हैं, आपको रोक रहा है, कहिए कि हमारे पास आर्टिकल 19 का अधिकार है कि हम कोई भी अधिकार करते हैं तो उसकी हमारे पास स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 देता है। यदि आपको किसी भी मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने से रोका जा रहा है, तो आप आर्टिकल 15 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल, ये मौलिक अधिकार है, सरकार भी इसका हनन नहीं कर सकती है। सरकार के पास भी ऐसा कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको रोक दे। समझ में आया कि नहीं? ये सब इतने शक्तिशाली आपके, देखिए जनता का शासन है, जनता अपने अधिकारों को नहीं समझ पाती है कि हमारे पास क्या क्या प्रावधान है जिसके तहत हम लड़ाई लड़ सकते हैं। संविधान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखित दस्तावेज क्या है? लिखित दस्तावेज किसके लिए? शासन के संचालन के लिए। शासन के संचालन के लिए जिस लिखित दस्तावेज का प्रयोग किया जाता है उसे ही संविधान कहा जाता है। यदि खंडन करे तो ध्यान दीजिएगा, संविधान 2 शब्दों की, ये हमारा थ्योरी है। संविधान 2 शब्दों के मिलने से बना हुआ है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है समानता से। सम का अर्थ क्या होता है? देखिए वहां पर सम जो आप संस्कृत में पढ़े थे उसका अर्थ अलग हो गया, यहाँ पर सम का अर्थ हुआ समानता। सम का अर्थ हुआ क्या? समानता। वैसा विधान, वैसा व्यवस्था जो समान रूप से सभी जनता पर लागू हो, देश के सभी लोगों पर लागू हो, उसे क्या कहा जाता है? संविधान का। अब ये परिभाषा आपको कहीं पर भी सुनने, हमारा सिद्धांत, हमारी परिभाषा। संविधान क्या है? वैसा विधान, वैसी व्यवस्था जो देश के हर एक नागरिक पर, देखिए अच्छा बताइए, यदि हम आप खड़े हो जाइए, जब आपसे पूछे कि जब आप 18 वर्ष के होइएगा, 18 वर्ष के बाद व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है, तो आपके वोट की कीमत 1 होगी कि 5 होगी? 1 होगी। चलिए ठीक है, आप बताइए कि प्रधानमंत्री जब वोट देने जाते होंगे तो उनकी वोट की कीमत 1 होगी कि 5? प्रधानमंत्री जब वोट देने जाएंगे, जाते नहीं है, आपको नहीं पता है क्या? जब कोई मूर्ख व्यक्ति है, नहीं देखते हैं क्या? बताइए, प्रधानमंत्री जब वोट देने जाएंगे, मान लीजिए कि नहीं भी जाते हैं, लेकिन हमने कहा कि जाते हैं, तो उनकी वोट की कीमत 1 होगी कि 5 होगी? 1 होगी। सिंपल सा बात है। कौन ये बताता है? बैठ जाइए, कौन बताता है? संविधान। संविधान कहता है कि ये हर एक लोगों पर समान रूप से लागू होगा। यहाँ पर समान रूप से लागू हो कि नहीं? प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या फिर कोई भी हो, गांव का एक छोटा सा गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसकी मत की कीमत कितनी होगी? 1। समान रूप से लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ? दोनों परिभाषाओं को आपको लिखवा दे रहे हैं। संविधान क्या होता है? वैसा लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता हो, वैसा लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता हो, संविधान कहलाता है। और वैसा विधान, वैसी व्यवस्था जो देश के हर एक नागरिक पर समान रूप से लागू होती हो, संविधान कहलाता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब दूसरी परिभाषा हमारी है, लेकिन दूसरी परिभाषा बहुत ही आसान है। ये संविधान स्टार बना के लिखिए। संविधान, ये नोट्स बनाने के तरीके हैं, आप ऐसे करके लिखवाते हैं, नोट्स बनाने के तरीके हैं, आप लोग इससे पहले नहीं देखे हो। हाँ जी भैया, तो आप लोग को प्रोवाइड करवा देते हैं नोट्स, व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे आपको बनाना होगा। चलिए लिखिए। वह लिखित दस्तावेज, वह लिखित दस्तावेज वह लिखित दस्तावेज इसके द्वारा, के द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता हो,
किसी देश का शासन चलाया जाता हो, किसी भी देश का शासन चलाया जाता हो, संविधान कहलाता है। संविधान कहलाता है। लाइन छोड़ के लिखिएगा दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में और एरो बनाइए, दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में और एरो बनाइए। वह विधान, वह विधान जो देश के हर एक नागरिकों पर, जो देश के हर एक नागरिकों पर समान रूप से लागू होता हो, समान रूप से लागू होता हो, वह विधान, वह विधान जो देश के हर एक नागरिकों पर, देश के हर एक नागरिकों पर समान रूप से लागू होता हो, संविधान कहलाता। संस्कृत जो बताए थे उसके अनुसार भी बता दे रहे हैं। एक नोट 1 बना के लिख लीजिएगा। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था जी? 26 जनवरी 1950 लिख दीजिए पॉइंट। नोट 1 बना के लिख लीजिएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ। ये क्या माना जाता है? लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है? आप लोग थोड़ा रहते हैं, लिखिए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। हो गया। अब देखिए संस्कृत के अनुसार हम बताए थे कि सम का अर्थ मूल रूप से केवल एक होता है। क्या होता है? केवल एक होता है। संविधान की संख्या भी कितनी है? केवल एक। संविधान 10 को 15 को नहीं बनाया जाता है। कितना होता है? केवल एक। नहीं तो 10 को 15 को बनाया जाएगा तो उस स्थिति में ये परिभाषा गलती हो जाएगी, समान रूप से लागू ही नहीं होगा। कहेगा कि कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं हम उस वाले संविधान को माने, कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं हम उस वाले संविधान। ये किसी भी देश में कितना संविधान होता है? केवल एक। तो वैसा विधान अथवा वैसा लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा शासन का संचालन तो होता हो लेकिन वो केवल कितना हो? एक हो। अलग अलग परिभाषाएं बन सकती है। जैसा जैसा तर्क भिड़ाइएगा वैसा वैसा उत्तर आपके समक्ष आता जाएगा। आज की सभा में इतना ही रहेगा। आगे की सभा में हम चर्चा करेंगे। समय हो गया है और ज्यादा यदि पढ़ाएंगे तो आप लोग बोर होने लगिएगा। इतना ही सीमित रहने देना है ना। दिमाग जो है वो पचा पाए। आप खाते कितना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आप पचाते कितना है। इसको अपने अंदर रखिएगा। आगे की क्लास में चर्चा चलेगी और आगे की क्लास में हम पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आए बीच क्लास में भी तो MRC शाहपुर करके हम लोग का चैनल है उस पर जाइए। में सारा चीज हुआ रहेगा। आपके नोट्स भी वहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उसी समय, क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे नहीं। एक तो पक्ष वो होता है कि हम का कारण नहीं छोड़ते हैं। दूसरा नंबर यदि कोई उत्पन्न भी होता है तो आप लोग डर के मारे नहीं पूछ, ऐसा नहीं करना है। धन्यवाद। आज